नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे आज हम महाराष्ट्र की राजनीति से। और आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए विशेष दिन था, क्योंकि जो पिछले 5 दिनों से कंफ्यूजन चल रहा था कि कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम और एकनाथ शिंदे सीएम बनेंगे या नहीं, और उनके सपोर्टर्स जिस तरह से एकनाथ शिंदे के लिए लामबंद हो रहे थे और उनके सांसदों ने प्रधानमंत्री से भी मिलने का टाइम मांगा था और उनके अलग अलग नेता अलग अलग तौर पे बयान दे रहे थे। संजय शिरसाट का बयान आया कि एकनाथ शिंदे का फेस लेकर के महायुति ने चुनाव लड़ा है और उनकी सारी योजनाओं की वजह से ही महायुति की विजय हुई है। और भी कई दावे किए गए, क्योंकि एक मराठा फेस है एकनाथ शिंदे, उसको लेकर के भी शिवसेना की चाल काम नहीं आई। तो आखिर 4-5 दिन के जद्दोजहद के बाद आज एकनाथ शिंदे ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया थाने में और यह क्लियर किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का समर्थन करेंगे, वो भी बिना शर्त। इसके साथ ही उन्होंने अपने नवनियुक्त विधायकों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में जाएं, अपने लोगों के साथ रहें और किसी भी तरह से कहीं वर्षा बंगले और या कहीं भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। उनसे काउंटर क्वेश्चन भी हुए तो उन्होंने कहा है कि हमने महायुति के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा है और हमें भारी सफलता मिली है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। उन्होंने जो 2.5 साल सरकार चलाई और उतना काम उन्होंने किया, डिप्टी सीएम अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर इतना काम शायद 10 साल में भी कोई सरकार ने नहीं किया होगा। जिस तरह से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं महायुति सरकार के द्वारा, मेट्रो ट्रेन की बात हो जाए, पुणे के विकास की बात हो जाए, अलग अलग इंडस्ट्री की बात, अटल सेतु की बात हो जाए, कोस्टल रोड की बात हो जाए, तो ये सारे ऐसे मुद्दे थे जिसका विपक्ष विरोध कर रहा था। कहीं न कहीं महायुति इस बात को लोगों को बताने में कामयाब रही कि विपक्ष की जो योजना है वो विकास को रोकने की योजना है और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की चुनावी नारे ने भी काम किया, लोगों को लामबंद किया। हिंदुत्व वोट जो है एक तरह से लामबंद हुए और वो महायुति के उम्मीदवारों को फायदा हुआ। लेकिन सवाल ये था कि जो पार्टी 133 सीट जीती है बीजेपी और उनका स्ट्राइक रेट भी 88% से ज्यादा है, और जो पार्टी 57 सीट जीती है और उनका स्ट्राइक रेट बीजेपी से कम है, और अजित पवार का स्ट्राइक रेट भी बहुत ज्यादा बेहतर है और अजित पवार ने बिना शर्त पहले से ही ऐलान कर दिया था कि बीजेपी से सीएम होने चाहिए, उनको कोई भी ऐतराज नहीं है। तो फिर भी कई सारे शिवसेना नेताओं ने बयान दिया और इसको लेकर के कई सारे न्यूज चैनल पे भी अलग अलग खबरें चली कि वो नाराज हैं एकनाथ शिंदे, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि चुनाव से पहले ये समझौता हुआ था कि कोई भी पार्टी कितनी भी सीट जीते चेहरा एकनाथ शिंदे का रहेगा और शिवसेना को सीएम की गद्दी मिलेगी। लेकिन बात 2022 से अब बिल्कुल बदल चुकी है। अभी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी को खुद 132-133 सीटें मिली है और वो बहुमत से सिर्फ 12 या 13 सीट दूर है। तो ऐसे में इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद भी अगर बीजेपी का सीएम ना बनता तो इसमें कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जाता कि शिवसेना से दोगुनी से भी ज्यादा सीटें जीतने के बाद, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस ने पिछली बार पहले डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें संगठन में काम करना है, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद वो मुख्यमंत्री रहते हुए फिर भी उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हुए थे, तो उनके इस त्याग को भी सबने ध्यान में रखा। लेकिन सबसे ज्यादा रैलियां भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर किसी ने किया तो वो देवेंद्र फडणवीस थे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की भी सिर्फ 10 रैलियां हुई, अमित शाह की 16 रैलियां हुई, कुछ रैली योगी आदित्यनाथ की भी हुई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने 64 रैलियां की इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में। और उन्हें जो है आरएसएस का पूरा समर्थन था, आरएसएस के 65 संगठनों ने भी उनको बहुत मदद किया कि महायुति के उम्मीदवार जीते, घर घर गए, लोगों को, वोटरों को घर से बाहर मतदान केंद्र तक लेके आए और उनके पक्ष में माहौल बनाया। तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी शायद ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस थी, जिस तरह लोकसभा के नतीजे आए थे उसको देख करके उनको लगा कि शायद यही नतीजे जो उन्होंने आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के सवाल उठाए थे, इस नैरेटिव को सेट करने में वो कामयाब रहे थे लोकसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी ने और महायुति के दूसरे शिवसेना और एनसीपी ने पिछले 6 महीनों में बहुत मेहनत की, ग्राउंड जीरो पे काम किया और कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी के आपसी विवाद, संजय राउत और नाना पटोले के बीच के झगड़े खुलकर मीडिया के सामने आए। मुख्यमंत्री का पद अनाउंस किया जाए या नहीं किया जाए, उसके साथ लड़ा जाए या चुनाव नहीं लड़ा जाए, और कहीं न कहीं नाना पटोले भी अपनी सीट मुश्किल से बचा पाए और महाविकास अघाड़ी के 22 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। तो इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद ऑब्वियसली इसके सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस थे और उम्मीद है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे सूत्र ऐसा बता रहे हैं। जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला होगा वो कल
अमित शाह के साथ महायुति के तमाम नेताओं की बैठक है। उसमें ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के 20 मंत्री बनेंगे और जो शिवसेना के 14 मंत्री बन सकते हैं, वहीं एनसीपी के 10 मंत्री बन सकते हैं। इस पर फाइनल मुहर कल की होने वाली बैठक में लग जाएगा और शायद 2 या 3 दिनों में नया मुख्यमंत्री यहाँ शपथ भी ले लेंगे। इसके लिए बीजेपी कल शायद पर्यवेक्षकों का ऐलान भी कर देगी। तो इस तरह से ये पूरी कहानी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि शिवसेना उस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी को अब बिल्कुल प्रेशर में डाल सके। तो ऐसे कंडीशन में शिवसेना बीजेपी से ज्यादा तालमेल बिठाने की ही कोशिश करेगी अगर उनको भी अपना अस्तित्व बचाना है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप दिल्ली जाएंगे, मतलब ये क्या दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों हमें दिल्ली भेजने पे आप आमदा हो। तो कहीं ना कि वो अपना जो राजनीतिक विरासत है उसको यहीं रखना चाहते हैं, महाराष्ट्र में ही वो आगे आना चाहते हैं। उनके बेटे ने भी ट्वीट किया था, श्रीकांत शिंदे ने, इसको लेकर के कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वो ट्वीट भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। चलिए अब राष्ट्रीय खबरों के बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आपको बता दें जो युद्ध चल रहा था इजराइल, लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान, इन सब के बीच में, तो अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता के बीच में लेबनान के हिजबुल्लाह में और इजराइल में सीज फायर को लेकर के समझौता हो गया है। इससे वहां जो लोग प्रभावित हैं उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बमबारी और इस तरह से जो वहां पर अटैक हो रहे थे उससे लोग काफी परेशान थे और काफी लोगों की जान गई। तो इस खबर के बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इजराइल में खास तौर पर इजराइल के लोगों में शायद इसको लेकर के विरोध है। कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि ये सीजफायर कितना कारगर साबित होता है। चलते चलते हम बात करेंगे पाकिस्तान की भी। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से हंगामा कर रखा था कि इमरान खान को रिलीज किया जाए जेल से, इसको लेकर के भारी तनाव हुआ। कुछ लोग मारे भी गए और बहुत सारे लोग घायल गए। अब इमरान के समर्थकों ने फिलहाल अपना ये विरोध वापस ले लिया कुछ दिनों के लिए। तो हम उस खबर पर भी नजर बनाकर रखेंगे। आप हम पर नजर बनाकर रखिए, कुमार अभिषेक की खबर पर नजर बनाकर रखिए, क्योंकि अगर आप नजर बनाकर रखेंगे तो हम आपको देंगे सटीक खबर, बेबाक खबर और आपको ऐसी खबर देंगे जो अनबायस्ड होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न लें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।